Article number 352 to Article number 360. These are the constitutional provisions. And believe me, the constitutional provisions becomes important to have a understanding of. अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट बिहार स्टेट में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं यह बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरजेंसी एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना होगा कि इमरजेंसी के प्रोविजंस पार्ट नंबर 18 में दिए गए, आर्टिकल 352 से 360 में दिए गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज तक हमारे भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह इम्पोज किया गया है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आज तक आपके बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया गया है, तो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप इस सेशन का आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अंत में आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे वीडियो के कमेंट में करके बता सकते हैं। वीडियो में आप वीडियो के अंत में जाकर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं। सो लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 आर्टिकल 352 to the 360. First and foremost, which I want every single student of mine to be thoroughly clear when it comes to the emergency under the Indian Constitution classified among the three parts. They are categorized into three: the national emergency as well as the constitutional emergency, sometimes which is also referred as the president ruler. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, कई बार यही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है वह प्रेसिडेंट रूल भी कहलाती है। नेशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 में दिए गए। राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल जो हैं वह आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और एट द सेम टाइम जब आप वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन सभी आपातकालों पर। आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में। लेकिन इमरजेंसी पर आगे बढ़ें उसके पहले ज़रूरी यह है कि हम समझ सकें कि ये जो हमारे फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स के दिमाग में क्या था, क्या रेशनल था, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस पर्पस के साथ उन्होंने भारतीय संविधान में क्या किया है, इमरजेंसी के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया है। The rationality behind the incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, security of the country, the democratic political system of the constitution. निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि आपातकाल की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम एबनॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल सिचुएशंस में कैसे हमारे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, कैसे हमारी संप्रभुता, कैसे हमारी एकता, कैसे हमारी अखंडता, कैसे हमारे देश की सुरक्षा को बरकरार रखा जा सके, कैसे हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इनको इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान में इमरजेंसी के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। आर्टिकल 352 से 360 में, भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। मैं आपकी इस वीडियो में मदद करूंगा नेशनल इमरजेंसी को समझने में, और इस प्रकार की सभी जानकारी को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने के लिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनअकैडमी पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द नेशनल इमरजेंसी राइट नाउ। So national emergency can be declared on the basis of the war, external aggression or armed rebel. तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? तो यहाँ से हमें समझ आ रहे हैं ग्राउंड्स। आपको सीधा और सटीक याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के ग्राउंड्स क्या हैं। बोले सर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के ग्राउंड वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है। और जब वॉर के आधार पर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। यह पॉइंट्स मेरे सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट होना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड वन, अब उसके बाद जाकर अगर आर्म्ड रिबेल के आधार पर दूसरा ग्राउंड जो है वो आर्म्ड रिबेल है। आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर अगर इमरजेंसी इंपोज की जा रही है, तो इस इमरजेंसी को इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। समझने योग्य बात यह है कि यह जो ग्राउंड है हमारा आर्म्ड रिबेल, यह हमारे मूल संविधान में अर्थात एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस आर्म्ड रिबेल वर्ड वाज नॉट देयर among the ground. In place of the armed rebel, there was a term which was referred as internal disturbance. This is the point which we need to understand. क्या शब्द हुआ करता था? बोले सर इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वह शब्द हुआ करता था। तो अगर कोई आपसे आगे पूछता है कि बताइए 26 जनवरी 1950 में
नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के क्या ग्राउंड्स रहे, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस और दूसरा वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे देश में अभी तक कितने बार इमरजेंसी इम्पोज की गई है। सो यू शुड बी थोरोली क्लियर। सर 1962, एट द सेम टाइम 1971 एंड द सेम सर 1971। तो कुल मिलाकर अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है, और पहले दो अर्थात 1962 और 1971 इनमें राष्ट्रीय आपातकाल एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर या वॉर के आधार पर इम्पोज किया गया है। इस वजह से इन इमरजेंसी को हम एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से कंसिडर करते हैं। और वहीं 1975 की इमरजेंसी, जिसे आज ब्लैक डे के तौर पर भी हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं, 25 जून, कौन इस तारीख को भूल सकता है। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति, इन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी इंपोज की, जिसे इंटरनल इमरजेंसी के नाम से कंसिडर किया जाता है। अब समझना यह है कि जब राष्ट्रपति इमरजेंसी को इशू करते हैं तो इसके कंटेक्स्ट में किस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अंडर आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। हमने ग्राउंड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा-सा हम ये समझ लेते हैं कि वॉर में और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या डिफरेंस है। जब 2 कंट्री फॉर्मल डिक्लेरेशन करती हैं कि हम एक-दूसरे के साथ युद्ध में आने वाले हैं, तो ऐसे फॉर्मल डिक्लेरेशन के आधार पर जो एग्रेशन है उसे वॉर कहा जाता है। और जहां हम सस्पिशियस हैं कि वॉर हो सकता है, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, तो ऐसे एग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाता है। उम्मीद है मैं आपको बेहद स्पष्ट हूँ। हमें मैंने आपको बताया कि 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया। बोले सर इस इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को क्या कर दिया गया, बोले सर आर्म्ड रिबेल से रिप्लेस कर दिया गया। तो आज वर्तमान में क्या ग्राउंड्स नजर आ रहे हैं, बोले सर एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या आर्म्ड रिबेल हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अगर हम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू को समझने का प्रयास करें, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जब बात करी जाती है नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में, ये बड़ा कई बार दुखद महसूस होता है। जिनके बारे में हम कहते हैं कि एक शेरनी बाकी लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, अर्थात हम इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1975 की इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में कई सारे बदलाव किए। उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव था 38वां संवैधानिक संशोधन 1975, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। और 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने क्या कर दिया, बोले सर नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल इम्यून दे दिया, जुडिशियल इम्यून दे दिया। इसका मतलब यह है कि 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 यह कहता है कि नेशनल इमरजेंसी का अगर प्रोक्लेमेशन हुआ है, तो नेशनल इमरजेंसी को क्या नहीं किया जा सकता, बोले सर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हालाँकि हमें समझना होगा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 को, जो कि मोरारजी देसाई जो हैं, मोरारजी देसाई इनकी सरकार में हुआ। इन्होंने ओरिजिनल फॉर्म में उसे रिस्टोर कर दिया और कहा कि नहीं भाई, आपका क्या है, बोले सर ये हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज आल्सो अ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, अगर ऐसा है, क्या लगता है कि इसे मैलाफाइड ग्राउंड्स पर या फिर एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स पर या इररिलेवेंट फैक्ट्स के आधार पर इम्पोज किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति ने जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया, तो क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड है? आपके दिमाग में होना चाहिए यस रिक्वायर्ड है, कितने समय में? बोले सर 1 महीने में। तो 1 महीने के अंदर हमारे सदन के दोनों सदनों को, हमारे संसद के दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा को और राज्यसभा को क्या करना होगा? सर इसे पास करना होगा। अगले पॉइंट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन में तो राष्ट्रपति एक और ऐसा प्रोक्लेमेशन जो है वह जारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वह इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। या फिर हमारी संसद जो है, वह सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर क्या कर सकती है? बोले सर सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर इसको डिसअप्रूव कर सकती है कि भई अब इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है और सिंपल मेजॉरिटी से इसे रिवोक किया जा सकता है। समझने वाली बात एक और है। मैंने अभी आपसे कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को इस प्रोक्लेमेशन को 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना होता है। थोड़ा-सा ये जान लेते हैं किस मेजॉरिटी के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। किस मेजॉरिटी से होता है? दैट मीन्स सर स्पेशल मेजॉरिटी व्हिच मीन्स 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस इज़ द पॉइंट व्हिच एवरी सिंगल स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड।
तो इसी प्रकार के कई सारे दूसरे तथ्यों को जानने के लिए निश्चित तौर पर हमारा देश में जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है, इसके कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स को समझना चाहते हैं, तो इनके इफ़ेक्ट्स को हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले सर हमारी लोकसभा के टेन्योर पर बोले सर सामान्यतः लोकसभा का टेन्योर 5 वर्ष का होता है, लेकिन इमरजेंसी के समय में इसे 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पर तो बोले सर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में सर फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे आर्टिकल में प्रोविजंस दिए गए, आर्टिकल 358 के आधार पर और 359 के आधार पर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरा जब आप देखने का प्रयास करते हैं, तो सर सेंटर स्टेट के रिलेशंस जो हैं, वह भी चेंज हो जाते हैं, किसकी वजह से? नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की वजह से। तो नेशनल इमरजेंसी जहाँ एक और क्या कर रहा है बोले सर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को मेंटेन कर रहा है, वहीं कई सारे फंक्शंस जो हैं, कई सारे प्रोविजंस जो हैं, उनको चेंज कर देता है। तो आपको एक कुछ और फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जान सकते हैं कि भई आर्टिकल 19 का सस्पेंशन आर्टिकल 358 के माध्यम से होता है, ऑटोमैटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 के प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल एग्रेशन पर जब इसे इम्पोज़ किया जाता है या वॉर के ग्राउंड्स पर जब इसे इम्पोज़ किया जा सकता है। राष्ट्रपति 359 के माध्यम से आर्टिकल 359 के माध्यम से सभी दूसरे फंडामेंटल राइट्स